अब हम एक अन्य प्रकार के ईंधन स्रोत की चर्चा करते हैं। ये है बायोमास या जैव मात्रा। हमें पेड़ों से ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती है, तो जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से उपले। ये ईंधन पादप और जंतु के उत्पाद हैं। ईंधनों के इन स्रोतों को बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं, लेकिन ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते और इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं, उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है और कम प्रदूषण फैलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक है। इसी प्रकार गोबर, फसलों के काटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट और मल आदि को वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित कर बायोगैस बनाई जाती है। क्योंकि इस गैस को बनाने में आरंभिक पदार्थ के रूप में मुख्यतः गोबर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस यानी जैव गैस को विशेष संयंत्र में बनाया जाता है। इस संयंत्र में ईंटों से एक गुंबद जैसी रचना बनाई जाती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। इसे करदम यानी स्लरी कहते हैं। मिश्रण टंकी से इस करदम यानी स्लरी को संपाचित्र यानी डाइजेस्टर में डाला जाता है। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय सूक्ष्म जीव यानी एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। इस प्रकार कुछ दिनों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं और गैसों के मिश्रण को जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। उपयोग के लिए जैव गैस को गैस टंकी से पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। ये जलने पर धुआं नहीं उत्पन्न करती है। ये जलने के बाद राख जैसे अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं छोड़ती। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा होती है, जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो जैव गैस बनाने के 3 महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, बायोगैस के रूप में ऊर्जा का सुविधाजनक, स्वच्छ और दक्ष स्रोत मिलना। दूसरा, उत्तम खाद का मिलना। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का एक सुरक्षित उपाय मिलना। और चौथा, बायोगैस जैव मात्रा से प्राप्त की जाती है, जो ऊर्जा का कभी भी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। आइए अब ऊर्जा के एक और अन्य कभी ना समाप्त होने वाले स्रोत के बारे में बात करते हैं। ये है पवन। सूर्य की विकिरणों द्वारा पृथ्वी और जलाशयों में असमान रूप से गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है।
और इस गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने में किया जाता है, जैसे कि पवन चक्की के प्रयोग में। किसी पवन चक्की द्वारा चलाए जाने वाले पंप में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुएं से जल खींचने के लिए और गेहूं पीसने के लिए किया जाता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा रहा है। पवन चक्की में विशाल पंखुड़ियां यानी ब्लेड होते हैं, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी एक पवन चक्की द्वारा उत्पन्न विद्युत बहुत कम होती है, जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता। इसलिए किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। सभी पवन चक्कियों को एक साथ जोड़ा जाता है। प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के योग के बराबर होती है। पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। इसके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि टरबाइन को चलाने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो। पवन ऊर्जा के प्रयोग के लिए संचायक सेलों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जिससे कि ऊर्जा की आपूर्ति उस समय भी की जा सके जिस समय पवन नहीं चलती हो। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर यानी 20,000 स्क्वायर मीटर भूमि चाहिए होती है। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए आरंभिक लागत बहुत अधिक है और पवन चक्कियों का रख रखाव भी एक समस्या है। इसलिए हम पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग नहीं कर पाते। ऊर्जा के एक अन्य प्रकार की स्रोत की बात करते हैं, लेकिन पहले तुम बताओ, तुमने कभी अपने दादा दादी से पूछा कि वो स्कूल कैसे जाते थे? पैदल या घोड़ा गाड़ी पर? वो अपने बचपन में दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे? कुएं से, हैंडपंप से। और अपना मनोरंजन कैसे करते थे? खेल कूद कर। और अब आप बताएं, आप विद्यालय कैसे जाते हैं? बस से। और आप दैनिक आवश्यकता के लिए जल कैसे प्राप्त करते हैं? नल से। कभी कभी मोटर द्वारा भी पानी खींचते हैं। और आप मनोरंजन कैसे करते हैं? टेलीविजन देखकर। अब आप बताएं कि किसी स्थिति में बाह्य स्रोतों से अधिक ऊर्जा उपभोग हुई? आधुनिक स्रोतों से।